खबर इज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ की बैठक। केंद्र सरकार की रैंकिंग में उत्तर प्रदेश के बड़े सुधार के बाद ये पहली बैठक है। इस रैंकिंग में सुधार के बाद सीएम योगी की 12 बजे से पहली बैठक होगी। महत्वपूर्ण बैठक जिसमें उद्योग, एमएसएमई, सिंचाई विभाग के अधिकारी शामिल होंगे। अलग अलग विभागों को टारगेट देने को लेकर के भी इस बैठक में चर्चा होगी। बड़ी खबर इस वक्त की, उत्तर प्रदेश में लगातार सुधार हुआ। इज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग को लेकर के दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश, और इसके बाद ये पहली दफा होगा जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक करके समीक्षा करेंगे। तमाम जो योजनाएं हैं क्या आम आदमी तक पहुंच पा रही है, जो छोटे उद्योग हैं उन तक पहुंच पा रही है, यानी कि एमएसएमई, बाकी के उद्योग। और इसी बीच ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विजय मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय, क्या कुछ जानकारी इस वक्त इस बैठक को लेकर के? काफी महत्वपूर्ण बैठक है। बिल्कुल सही कहा आपने कि काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक है, क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर के इस समय उत्तर प्रदेश ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। और जाहिर सी बात है कि एक नीचे पायदान से सीधे ऊपर की दूसरी स्थान पर अपना जगह उन्होंने बनाई है। और जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य होने की वजह से यहाँ पर निवेश को लेकर के जिस तरह के हालात रहते हैं, उसके बीच में जहाँ कोरोना काल भी चल रहा है, तो एक अच्छी खबर है उत्तर प्रदेश सरकार के लिए। और कम से कम जो यहाँ पर आकर के उद्योग लगाना चाहते हैं, जो यहाँ पर आकर के अपने बिजनेस को डेवलप करना चाहते हैं, उनको लेकर के ये खुशी की खबर है कि उत्तर प्रदेश में व्यापार करना काफी आसान है। और उसके लिए जिन नियमों को बनाया गया है वो काफी वन विंडो सिस्टम है, जिसकी वजह से कोई भी व्यक्ति यहाँ पर अगर अपने व्यापार को लगाना चाहता है तो उसे सुविधाएं भी तमाम तरह की दी जा रही हैं, चाहे जमीन खरीदने के को लेकर के सब्सिडी हो, या फिर स्टैम्प छूट में जो छूट मिलती है वो हो, या फिर बिजनेस लगाने को लेकर के अधिकारियों की जो सहायता होती है वो हो, वो तमाम चीजें यहाँ पर मिल रही है। तो आज करीब 12 बजे इस पूरे विषय को लेकर के बैठक है। हालांकि जरूर है कि इस पर जो पुरस्कार मिला था, जो स्थान मिला था, उसके बाद ये पहली बैठक है योगी आदित्यनाथ की। और इसमें मुख्य सचिव के साथ साथ में औद्योगिक प्रमुख सचिव औद्योगिक के साथ साथ लघु सिंचाई के अफसर, तमाम अफसर यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और 12 बजे ये पूरी बैठक के दौरान सरकार इस बात की जानकारी लेगी कि अब तक उनके पास ऐसी क्या सुविधाएं हैं जिसको वो नहीं दे पाए हैं, या फिर आगे जो इन्वेस्टमेंट का रूप है वो अब किस तरह का रहा है, कितने सारे लोग जो हैं इस चीज को लेकर के आकर्षित हुए हैं, इस कोरोना काल में और क्या बेटर किया जा सकता है, और ऐसा क्या किया जा सकता है जिसकी वजह से रोजगार का जो हवाला देकर के लगातार विपक्ष सरकार को घेर रही है, उस पर कहीं ना कहीं एक हल निकले, उस समस्या का हल निकले। तो इन सभी चीजों को लेकर के आज 12 बजे ये पूरी बैठक है। बिल्कुल विजय, चूंकि कोरोना काल में सब कुछ लॉकडाउन हो गया, सब कुछ थम सा गया था, और उसी के चलते जहां छोटे और लघु उद्योग हैं उन पर भी इसका असर पड़ा, तो बड़े उद्योगों के उत्पादन को लेकर के भी जाहिर सी बात है कि असर पड़ा। और इसका सीधा सीधा असर जो है वो आम जो लेबर है, आम जो मजदूर है, उनके जीवन पर भी पड़ा। अब आखिरकार जीवन पटरी पर कैसे लौटे, उत्पादन फिर से कैसे शुरू हो पाए, उसी दिशा में आगे बढ़ पाए, ये तमाम मसले हैं जिनको लेकर के बातचीत होगी। लेकिन क्या एक रणनीति सरकार बनाएगी ताकि सब कुछ वापस से ठीक ठाक हो जाए? देखिए, जिस तरह से सभी विभागों को बुलाया गया है, क्योंकि जो मुझे जानकारी मिल रही है उसके अनुसार यहाँ पर उद्योग विभाग भी है, एमएसएमई विभाग भी है, लघु सिंचाई है, पर्यटन है, स्वास्थ्य है, लोक निर्माण है, तमाम अधिकारी इसमें शामिल हो रहे हैं। और सबके ऊपर एक जिम्मेदारी दी जानी है। यानी आज की जो बैठक है इसमें सभी को टारगेट दिया जाएगा और उस टारगेट को पूरा करना होगा, और इसी के तहत ही ये 12 बजे की बैठक बुलाई गई है। तो जाहिर सी बात है कि टारगेट निर्धारित करके यहाँ पर काम को किया जाएगा, तो यहाँ पर कुछ न कुछ चीजें जो है वो टाइम बाउंड होंगी। यानी टारगेट के जो नियम होता है उसके अनुसार आपको एक समयावधि दी जाती है, जिसके अंतर्गत आपको काम को पूरा करना होता है। तो ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि टारगेट को सेट करके सरकार इस बात को आगे बढ़ा रही है। तो जाहिर सी बात है कि एक जिम्मेदारी दी जाएगी, एक समयावधि दी जाएगी, एक इस इतने समय में उन्हें काम पूरा करना होगा। और तमाम विभाग के जब प्रमुख सचिवों को यहाँ पर बुलाया गया है, तो कहीं ना कहीं इन सभी का समन्वय एक साथ स्थापित हो। यानी कहीं पर पर्यटन को लेकर के अगर किसी प्रकार के सड़क की दिक्कत आ रही है, या कहीं पर लग रहा है कि स्वास्थ्य विभाग को यहाँ पर
बेहतर काम करना चाहिए, तो यहाँ पर पर्यटन की व्यवस्था और अच्छी हो सकती है, या फिर लोक निर्माण की व्यवस्था वहां पर नहीं अच्छी हो पा रही और लोक निर्माण विभाग की सहायता चाहिए। तो इन सभी चीज की वजह से सभी विभागों को यहाँ पर एक साथ बुलाया गया है, एमएसएमई विभाग को भी साथ में बुलाया गया है, जिसकी वजह से कि कम से कम जो लोअर क्लास पे रोजगार है वो और अधिक से अधिक हो सके, और भी वो प्राइवेट रूप में और क्या काम ले सकते हैं, जिसकी वजह से वहां पर रोजगार के और भी उपलब्धता हो सके। लोक निर्माण विभाग अगर कहीं पर कोई काम कर रहा है तो वहां पर लोकल लेबर अगर एमएसएमई के जरिए से या फिर सरकार की बनी संस्था के जरिए से लिया जाए, तो इन सभी चीजों को लेकर के ये पूरी बैठक होनी है। और जाहिर सी बात है कि जो टारगेट सेट होगा, जो टाइम बाउंड सेट होगा, उसमें कहीं ना कहीं अधिकारियों को उतने समय में काम करके पूरा करना होगा। तो जाहिर सी बात है काफी महत्वपूर्ण बैठक है और कहीं ना कहीं इसका असर भी जो है वो दिखाई देगा अगर सरकार इसी तरह गंभीरता इस पूरे विषय को दिखाती रहेगी। एक समन्वय भी बेहतर देखने को मिलेगा अगर इस तरह से सभी सरकारी विभाग एक साथ मिलकर के काम करेंगे और इसके परिणाम अच्छे होंगे। इस बात की उम्मीद, आप हमारे साथ बने रहिए। मैं फिर से आपका रुख करूंगा, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें कि किस तरह से योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स के गठन की अधिसूचना जारी की है। इस विशेष सुरक्षा बल को कई अन्य शक्तियां दी गई है। सबसे बड़ी ताकत तो यह है कि यह बल बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकता है, तलाशी ले सकता है किसी की भी। इससे इन औपचारिकताओं से छूट होगी। राज्य में महत्वपूर्ण सरकारी इमारतों, दफ्तरों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा की जिम्मेदारी यूपीएसएसएफ के पास होगी। सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि प्राइवेट कंपनियां भी पेमेंट देकर के एसएसएफ की सेवाएं ले सकेंगी। एडीजी स्तर के आईपीएस को इस बल का मुखिया नियुक्त किया जाएगा। विशेष परिस्थितियों में बल को बिना वारंट की तलाशी लेने और गिरफ्तारी करने का भी अधिकार दिया गया है। सरकार ने डीजीपी से इसके विधिवत गठन का रोडमैप तैयार करने को लेकर कहा है। वहीं एसएसएफ का मुख्यालय राजधानी लखनऊ में ही होगा। आपको बता दें कि बल के सदस्य हमेशा ड्यूटी पर माने जाएंगे और प्रदेश के अंदर किसी भी स्थान पर किसी भी समय तैनाती किए जाने के योग्य होंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है, इस बल को काफी विशेषाधिकार मिले हैं और इन विशेषाधिकारों के तहत ये जो बल है वो किसी के घर पर किसी भी वक्त तलाशी ले सकता है। ऐसे में इसको वारंट की जरूरत नहीं होगी। और हमारे साथ हमारे सहयोगी विजय मिश्रा लगातार बने हुए हैं। विजय, एसएसएफ को अब मंजूरी मिल गई है, किस तरह से इसका एक खाका तैयार किया गया है, कैसे आखिरकार ये अपना काम करेगा? बिल्कुल, इसको लेकर के अधिसूचना जारी हुई है और जाहिर सी बात है कि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि तमाम शक्तियां इन्हें प्रदत्त की गई हैं। आखिर इस पूरे सूचना को ही लेकर के कल से चर्चा भी है कि आखिर किस तरह से इस पूरी फोर्स को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो काम करने जा रही है। हाँ, ये जरूर था कि लगातार सिक्योरिटीज को लेकर के लगातार मुख्यमंत्री की सुरक्षा को लेकर के लगातार जिस तरह से धमकियां थी और बीच में उनकी सिक्योरिटी को रिफॉर्म किया गया था, लगातार सिक्योरिटी के नई नई संरचनाओं का निर्माण करके मुख्यमंत्री को कहीं आने जाने की व्यवस्था की जा रही थी, तो उसको लेकर के इस विशेष बल को विशेष रूप से निर्माण किया गया था। हालांकि इसके बाद अब इस पूरे बल को लेकर के, इस पूरी फोर्स को लेकर के जो नए नियम कल की सूचना में लाए गए हैं, उसका सबको इंतजार है कि सरकार इसका जो जितने भी पैरा इसके लिए तैयार किए हैं, जो भी इसके लिए पेपर्स या जो भी इसकी सूचना है वो सार्वजनिक करे, जिसके जरिए से ये देखा जा सके कि आखिर और बारीकियां क्या है। हालांकि कल अवनीश अवस्थी की तरफ से जो बयान दिया गया था उसमें इस पूरी जानकारी दी गई थी कि किस तरह से इसमें सर्च वारंट के बगैर ही यहाँ पर जो ये फोर्स है वो जाकर के तलाशी ले सकती है। तो इसका जाहिर सी बात है कि विपक्ष की तरफ से भी विरोध है कि कहीं ना कहीं इसका प्रयोग राजनीतिक रूप से दुरुपयोग के लिए भी किया जा सकता है। हाँ, ये जरूर है कि सुरक्षा को बढ़ाए जाने को लेकर के या सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ी किए जाने को लेकर के जो व्यवस्था की गई है उसको लेकर के बिल्कुल सभी की सहमति है, लेकिन कहीं ना कहीं जिन नियमों का हवाला दिया जा रहा है उसको लेकर के सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। तो उसी का इंतजार है कि सरकार इस पूरे बात को लेकर के सामने आए, क्योंकि जाहिर है कि इस पूरे विषय को राज्यपाल के पास भी प्रस्तावित करना होगा और तब कहीं जाकर के ये पूरी रूप से कानून रूप ले पाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं आप किसी के घर पे बगैर सर्च वारंट के अगर पहुंचते हैं और तलाशी लेने का अधिकार होता है तो इसका सदुपयोग हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका जब दुरुपयोग होगा तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों का आरोप भी लगने शुरू जरूर होंगे। तो ये जरूर है, इस विशेष पुलिस फोर्स को सबसे पहले पीएससी के जवानों के जरिए से ही शुरुआत की जा रही है। बाद में सरकार की तरफ से बताया गया कि अलग से भी जो जवान है वो भर्ती किए जाएंगे और खास बात यही होगी कि जो भी प्रमुख स्थान है जहां पर भी सुरक्षा व्यवस्था को बहुत बढ़ाई
बढ़ाई जानी है या कड़ी की जानी है, वहां पर इस फोर्स को लगाया जाएगा। कुछ वीवीआईपी जिनको चलना है उनको भी इस फोर्स को की सुविधा दी जाएगी। साथ ही साथ जो प्राइवेट संस्थान भी इस फोर्स की सुविधा लेना चाहते हैं वो पे करके इस फोर्स की सुविधा ले सकते हैं। तो जाहिर है कि अच्छी पहल है सरकार की तरफ से, एक अच्छी बात है सरकार की तरफ से। इसके जरिए से उन्होंने दो चीजें तैयार की है कि इससे रोजगार भी बढ़ेगा और साथ ही साथ यहाँ पर सरकार के पास कहीं ना कहीं से एक इनकम स्रोत भी बनेगा अगर प्राइवेट संस्थान इस फोर्स का इस्तेमाल करते हैं या इस फोर्स को लेना चाहेंगे। तो तमाम चीजें हैं जिसको लेकर के कल से ही चर्चा है। इंतजार है कि सरकार हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और फिलहाल एसएफ का गठन हो गया है और इसी बीच एक बड़ी खबर हम आपको बता दें, गाजियाबाद के इलाके से बड़ी खबर है कि ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पर हादसा हुआ है और कार ने बाइक सवार 3 लोगों को यहां पर रौंद दिया। सड़क के किनारे फोन पर बात करते समय हादसा हुआ। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत होने की खबर है। मुरादनगर थाना इलाके का पूरा मामला है। बड़ी खबर है इस वक्त की, गाजियाबाद के इलाके से बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी। मुरादनगर थाना इलाके का मामला जहां पर बड़ा हादसा हुआ है, 3 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। ईस्टर्न पेरिफेरल वे पर ये एक्सप्रेस वे पर हादसा हुआ है। तो कार ने बाइक सवार 3 लोगों को रौंद दिया, दर्दनाक मौत हो गई है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सचिन गोस्वामी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन, क्या कुछ जानकारी इस हादसे को लेकर? सचिन, आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आपके पास अपडेट क्या है? जतिन, आप मुझे सुन पा रहे हैं जी? क्या कुछ अपडेट है इस खबर पर? देखिए, ये ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पर हादसा हुआ है। मुरादनगर के पास ये हादसा हुआ है। दिल्ली पुलिस की भर्ती में दौड़ लगाने के लिए ये 3 युवक गए थे, 3 दोस्त थे और ये जब वापस लौट रहे थे तो हाईवे पर अपनी बाइक साइड में खड़ी करके फोन पर बात कर रहे थे। उसी दौरान एक तेज रफ्तार गाड़ी आई और साइड में जब ये लोग मौजूद थे इनको चपेट में लेती हुई आगे निकल गई और तीनों की हादसे में दर्दनाक मौत हो गई है। और हालांकि जो कार सवार है उसकी तलाश पुलिस कर रही है और निश्चित तौर पर ये एक दर्दनाक हादसा है, बड़ा हादसा है जो रफ्तार का कहर इसे कहा जा सकता है। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जतिन तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। महोबा से बड़ी खबर है, आपको बता दें कि व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई और व्यापारी ने एसपी पर इससे पहले रंगदारी मांगने के आरोप लगाए थे। एक वीडियो वायरल हुआ था। गोली से घायल इंद्रकांत का कानपुर में इलाज चल रहा था। एसपी समेत थाना अध्यक्ष पर हत्या के आरोप हैं और इंद्रकांत त्रिपाठी ने वीडियो वायरल करके गुहार लगाई थी। इंद्रकांत का शव कानपुर से अब कबरई गांव पहुंच चुका है। चप्पे चप्पे पर यहां पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। महोबा, बांदा, हमीरपुर से भी फोर्स बुलाई गई है। डीएम और एसपी इंद्रकांत के घर पर मौजूद हैं। कानपुर में इलाज के दौरान इंद्रकांत की मौत होने की खबर है। आखिरकार इंद्रकांत के परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तत्कालीन एसपी पर हत्या करवाने के आरोप हैं और साथ ही साथ इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी गर्माती जा रही है। वहीं इस मामले को लेकर इंद्रकांत के परिजन क्या कुछ कह रहे हैं वो आप सुनिए। मैं घटना के जब हो चुकी थी मैं एजेंसी में आया हूँ। बाकी मतलब घटना से रिलेटेड जानकारी चाहिए वो ये देंगे। बाकी जो मुझे पता है मैं उसके बारे में बताता हूँ। एक्स एसपी जो थे मनीलाल पाटीदार, वो इनसे पैसा मांगा करते थे और उन्होंने धमकी भी दी थी इनको, जैसा कि उनको वीडियो वायरल हो चुका है ऑलरेडी। उसमें जो उन्होंने बताया एक एक बात सच है। और घटना से 1.5 घंटे पहले किसी आंसू भदौरिया जो महोबा का रहने वाला है उसने धमकाया भी था उनके साले को, ब्रजेश शुक्ला। वो कहता है कि इंद्रकांत त्रिपाठी कहाँ है और उसका पता करो वरना तुम भी खतरे में आ जाओगे, सब लोग खतरे में आ जाओगे। यहाँ पर पोस्टमार्टम के लिए बॉडी आई हुई है। पंचनामा हुआ था, पंचनामा वहाँ लिख लिया गया। यहाँ पर मजिस्ट्रेट साहब बोले कि मैं पंचनामा करूँगा। कमरे में इंस्पेक्टर साहब चले गए, मजिस्ट्रेट साहब चले गए। अब कमरे में क्या लिख लिया, कागज दे के जाने लगे। न बॉडी खोली गई, न कोई बात हुई। अरे हमको दिखाइए तो कम से कम आपने क्या राय दी है अपनी? हमारी राय लिखी हुई है, आप दिखाइए क्या राय लिख के दी आपने, क्या नहीं। मजिस्ट्रेट साहब कुछ बोले ही नहीं। बोले पहले तो कह रहे थे बाहर जाइए आप, बोले पहले टेलीफोन से बात करते हैं, पता नहीं किससे बात करते हैं। इसके बाद फिर ये होने लगा। मैं घटना के जब हो चुकी तो वहीं इंद्रकांत की मौत के बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं। सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए योगी सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था को लेकर के एक बार फिर से सवाल उठाए हैं। लिखा है कि भाजपा शासन में व्याप्त भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ करने वाले व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी की हत्या ने साबित कर दिया
कि शासन की ठोको नीति, पुलिस प्रशासन के फेक एनकाउंटर, विपक्षी राजनीतिज्ञों के ऊपर झूठे मुकदमों की भाजपाई नीति से उत्तर प्रदेश किस गर्त में चला गया है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हम सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता रमाकांत का हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रमाकांत, क्या कुछ जानकारी अपडेट इस वक्त आपके पास इस पूरे मामले को लेकर? जी मैं बता दूं कि इंद्रकांत का शव कबरई आ चुका है और उसकी अंतिम क्रिया के लिए ले जाया गया है, जिसको लेके कबरई में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है। हमीरपुर, बांदा और चित्रकूट की पुलिस फोर्स कबरई में गली गली में तैनात है कि कानून व्यवस्था की स्थिति ना बिगड़े। तो रमाकांत, लेकिन जो इंद्रकांत है उसकी मौत के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं और फिलहाल जिस तरह से आप जानकारी भी दे रहे थे, बता भी रहे थे कि कैसे इंद्रकांत के परिजनों की ओर से भी सवाल उठाए गए और राजनीति भी गर्मा गई है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। आपको बता दें कि बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी जो इस वक्त आ रही है, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। ये बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी अखिलेश यादव ने लिखा है कि भाजपा सरकार 2014 से ही किसान विरोधी रही है। अखिलेश यादव का ट्वीट, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा कि भाजपा सरकार 2014 से ही किसान विरोधी रही है। भूमि अधिग्रहण के कुप्रयास के बाद अब बीजेपी कृषि अध्यादेशों के जरिए किसानों को बड़े व्यापारियों का मोहताज बनाना चाहती है। भाजपा इन अध्यादेशों को किसानों की आजादी के जुमले का नाम देकर किसानों को गुलाम बनाना चाहती है, यह कहना है अखिलेश यादव का। चलिए आगे बढ़ेंगे। सत्र से पहले पीएम मोदी का बयान सामने आया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सीमा पर हमारे जवान डटे हुए हैं। आज से संसद सत्र की शुरुआत हो चुकी है। मानसून सत्र से पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि दुर्गम पहाड़ियों में हमारे जवान डटे हुए हैं। कुछ समय बाद बर्फबारी शुरू होगी। सेना के जवानों के साथ पूरा देश खड़ा हुआ है। सभी सांसदों ने कर्तव्य का रास्ता चुना। संसद में अनेक विशेष मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। 2 शिफ्ट में पहली बार संसद हो रही है, यह भी प्रधानमंत्री का कहना है। विशिष्ट वातावरण में संसद का मानसून सत्र आज प्रारंभ हो रहा है। कोरोना भी है, कर्तव्य भी है और सभी सांसदों ने कर्तव्य का रास्ता चुना है। दिन में 2 बार, एक बार राज्यसभा, एक बार लोकसभा, समय भी बदलना पड़ा है। सैटरडे संडे भी इस बार कैंसिल कर दिया गया है, लेकिन सभी सदस्यों ने इस बात को भी स्वीकार किया है, स्वागत किया है और कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने का फैसला किया है। इस सत्र में कई महत्वपूर्ण निर्णय होंगे, अनेक विषयों पर चर्चा होगी। आज जब हमारी सेना के वीर जवान सीमा पर डटे हुए हैं, बड़ी हिम्मत के साथ, जज्बे के साथ, बुलंद हौसलों के साथ दुर्गम पहाड़ियों में डटे हुए हैं और कुछ समय के बाद बर्फ वर्षा भी शुरू होगी। जिस विश्वास के साथ वो खड़े हैं, मातृभूमि की रक्षा के लिए डटे हुए हैं, ये सदन भी, सदन के सभी सदस्य एक स्वर से, एक भाव से, एक भावना से, एक संकल्प से वो संदेश देंगे, सेना के जवानों के पीछे देश खड़ा है। संसद और सांसद सदस्यों के माध्यम से खड़ा है। पूरा सदन एक स्वर से
देश के वीर। चलिए आगे बढ़ेंगे। वहीं बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज ग्रेटर नोएडा का दौरा है। बीजेपी अध्यक्ष के आने से पहले बनाई गई सड़क 12 घंटे के अंदर तैयार की गई। 1 किलोमीटर करीब सड़क। दौरे से पहले प्रशासन ने रातों रात ये सड़क बना दी। सेवा सप्ताह का शुभारंभ करने के लिए जेपी नड्डा यहां पहुंच रहे हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी आज ग्रेटर नोएडा में उनका दौरा। आज मैं उसी जगह पे मौजूद हूँ। आप देख सकते हो जो तैयारियां हैं वो पूरी तरह से हो चुकी हैं। जो तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पे उनको स्वागत के लिए लगे हुए हैं और साफ तौर से यहाँ पे कोविड-19 को लेकर भी जो यहाँ की जनता उनसे को जागरूक करेगी। और यहाँ पर प्रधानमंत्री जन्मदिन के अवसर पर एक सेवा सप्ताह का भी शुभारम्भ किया जाएगा। साथ ही एक यहाँ पे लोगों को फ्रूट जो फल फ्रूट भी बांटे जाएंगे। लेकिन तमाम जो कार्यकर्ता आप देखोगे किस तरह से यहाँ पर एक जो गेट है सजाया गया है और जेपी नड्डा का जो आगमन है वो लगभग 10 बजे उनका इसी गेट्स के अंदर जेपी नड्डा जी का वो एक मंच बनाया गया। वहाँ पर उनका जो कार्यकर्ता है तमाम जो बीजेपी के दिग्गज नेता है वो उनका स्वागत करेंगे। फिलहाल मैं उसी जगह पर मौजूद आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। जो लोग हैं वो पूरी तैयारियों में जुट चुके हैं। जेपी नड्डा जी लगभग 10 बजे उनका यहाँ पर आना तय समय बताया गया है। ग्रेटर नोएडा से रजत कुमार। तो चलिए इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।